हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो, आप लोगों को सबसे पहले तो बधाई दे दें कि आप लोग सब 12th में आ गए और 11th में एग्जाम नहीं हुए, प्रमोट किया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने कोर्स पूरा कंप्लीट किया था, एग्जाम ही नहीं हुए। बाकी तो आप लोगों को सारी बेसिक तैयार है, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पे देखो, अपन जो 12th में स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मेन चीज क्या है कि एनसीईआरटी का आपका 11th का भी था। लास्ट ईयर तक 12th में एनसीईआरटी नहीं थी, राजस्थान बोर्ड था, और इस साल से एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए जो है अपने जो बुक्स हैं उन बुक्स में जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो 12th का पार्ट है, वो 6th यूनिट से स्टार्ट है। और 6th यूनिट जो है वो है रिप्रोडक्शन की, जनन की। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट भी करेंगे और इसका भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं दोनों ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए एक ही वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए वर्ड्स हिंदी के भी होंगे और इंग्लिश के भी होंगे। और फिर भी अगर इंग्लिश वालों को या हिंदी वालों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। वैसे जब आप पढ़ो तो अपने सामने बुक रख लेना, ताकि आपको शब्द जो हैं या वर्ड जो हैं वो ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जनन या रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप अगर देखो तो रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन को अपन थोड़ा सा डिवाइड कर दे तो रिप्रोडक्शन मतलब बार बार उत्पादन करना। री मतलब बार बार और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। तो यही यहाँ पर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, जिसमें कि हम अपनी जैसी संतति का निर्माण कर सकते हैं। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को हम प्रोसेस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे लोअर कैटेगरी के हो, चाहे हायर कैटेगरी के हो, कोई भी हो, सब में ये प्रोसेस होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो संतति वहीं पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए जितने भी लिविंग है उनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। अब देखो, आप जो बुक लोगे तो उसमें सबसे पहले एक वर्ड दिया हुआ है, जीवन अवधि या लाइफ स्पान, यानी कि नेचुरल। अब ये आपको यहाँ पर जैसे आपके बुक में भी प्राकृतिक क्रिया दे रखी है, तो ये भी आपको नेचुरली है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, वो नॉर्मल या एवरेज एज उसकी कितनी होती है, औसत आयु कितनी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। अब यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पेपर पे देखोगे तो बहुत सारी आपको यहाँ पे दे रखी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखते चलोगे तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी टेबल दी हुई है, और उस टेबल में आपको कुछ एनिमल्स भी दिए हुए हैं, कुछ प्लांट्स भी दिए हुए हैं, और उनकी वहां पर स्पान दी हुई है। तो इसमें जैसे एलिफेंट है तो हाथी, इसकी आप लिखते भी जाओ उसको 60 से 70 होती है। फिर रोज दिया हुआ है, गुलाब, जिसमें 5 to 7 ईयर है। फिर उसके बाद में डॉग दिया हुआ है, डॉग की आप लगभग 10 से 15 एज कर लीजिए। फिर उसके बाद में बटरफ्लाई की दे रखी है, कौवे की भी दे रखी है। फिर उसके बाद में केला, बनाना की है, तो बनाना की 25 के आसपास कर लीजिए। फिर गाय की दे रखी है, तो वो भी आप 18 से 20 के आसपास कर लो। फिर यहाँ पे पैरट है, जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एज का हम मानते हैं कि तोते की उम्र सबसे ज्यादा होती है, वो लगभग 140 वर्ष। फिर उसके बाद में मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल जिसे कहते हैं, 60 ईयर्स। फिर घोड़े की दे रखी है, तो घोड़े की भी आप ये मान के चलिए कि 25 के आसपास होती है। फिर उसके बाद में फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, तो ये फ्रूट फ्लाई की आप ये मान के चलो 1 से 1.5 महीने के आसपास इसकी लाइफ स्पान होती है। फिर उसके बाद में प्लांट दिया हुआ है राइस का, पैडी का, तो ये क्योंकि सीजनल प्लांट है तो 3 to 4 मंथ।
और फिर उसके बाद में कछुआ, टॉर्टोइज, ये मान के चलिए कि एनिमल्स में इसकी बहुत ज्यादा लाइफ होती है। और वैसे आपके बुक में 100 से 150 साल दे रखी है, 100 to 150 ईयर्स, पर कई जो है आपको 500, 1000 वर्ष तक के भी आपको टॉर्टोइज मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में बरगद, बनियन ट्री। और अगर प्लांट्स में आप देखते हो तो सबसे ज्यादा जो एज है वो एज किसकी होती है, बरगद या बनियन ट्री की। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि किस तरीके से हम इनकी लाइफ स्पान या जीवन अवधि को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज, यहाँ पे थोड़ा सा आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अभी आपने इतने सारे डिफरेंट ये देखे तो इसमें पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई छोटा है या बड़ा है उससे कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर दो आपके एग्जाम्पल भी है कि हम एक तोता को ले लें और एक कौवा को ले लें, तो दोनों ही देखें तो बर्ड्स हैं, साइज भी लगभग सेम ही है, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर हम उसमें एज में देखें, लाइफ स्पान देखें, तो दोनों का अलग अलग है। एक तो कहाँ 10 से 15 साल है तो एक 140 वर्ष। तो ये जो है लाइफ स्पान, ये सबका अलग अलग होता है। तो इसमें शेप, साइज का या वेराइटी का, इन चीजों का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अब अपने पास में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा यहाँ पर जनन। ठीक है, तो जनन हालांकि अपन ने पहले भी देख लिया, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अपना रहेगा। तो ये जो है सबसे पहले जीवों में जनन, तो अपन ने देख लिया कि ये एक तरह की प्रोसेस है। अगर अपन बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अपने जैसे नई संतति या बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें भी हालांकि जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अपने एक विशेष समय होता है जिसको अपन कह सकते हैं मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था, उस समय ही ये क्रिया की जाती है। अब यहाँ पे देखो कि अगर अपन इसको जनन को विभाजित करें तो हम जनन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर हम उसकी बात करें सेक्सुअल की तो वो कहलाती है हमारी लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन में अगर हम देखते हैं तो दोनों में, अगर हम अलैंगिक की बात करें, लैंगिक की बात करें, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अलैंगिक में हमें केवल एक ही पेरेंट की या एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक में हमें दो जनक की आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यही हो गई, या आप इसको डिफरेंस कह सकते हो कि यहाँ पर आपको केवल अलैंगिक में या एसेक्सुअल में केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि लैंगिक में आपको दो जनक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हम अगर अलैंगिक की बात करते हैं तो अलैंगिक से जो भी संतति बनती है या जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनता है, वो उसको हम आपके इसमें बुक में भी दिया हुआ है कि उसे हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा, क्लोन। क्लोन मतलब होता है 100% समान अपने जनक से, क्रिया के रूप में भी और आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो भी चीज है जो 100% सेम है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन। और नेचुरल तो ये होती है और निम्न वर्ग में भी हो जाती है। लेकिन अगर हम हाई कैटेगरी में देखें या उच्च वर्ग में देखें तो अगर आपने एक नाम सुना होगा, इयान विल्मुथ, जिन्होंने सबसे पहले भेड़ का एक क्लोन बनाया था, डॉली, और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से तैयार किए गए थे। तो जो क्लोन है वो क्लोन हायर कैटेगरी में हम आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, जबकि अलैंगिक जनन जिसमें होता है, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें नेचुरल या प्राकृतिक रूप से उनकी संतति को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे पास में अलैंगिक की क्रिया विधि है, और अभी मैंने आपको बताया कि निम्न वर्ग में होती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपकी बुक है तो उसमें कुछ आपको क्रिया विधि दी हुई है। जैसे अगर आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, तो ईस्ट में, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है, यानी यूनिसेलुलर फंगस है,
और हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, अपने खाने की चीजों में भी करते हैं। जैसे अपन जो ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड कौन बनाता है, ईस्ट से बनता है। या और भी बहुत सारी चीजें, आजकल तो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिसमें कि ईस्ट का यूज किया जाता है बेकिंग में जितना, इसलिए इसको कहते भी हैं बेकर ईस्ट, क्योंकि इससे हम इस तरह के बेकिंग काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें जो अलैंगिक जनन हो रहा है वो जनन कौन सा हो रहा है, इसको बोलते हैं हम मुकुलन और इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी मात्र कोशिका है या जो इसकी फीमेल या आप उसको पेरेंटल सेल कह सकते हो, उसका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो धीरे धीरे डिवाइड होता है। और डिवाइड होने के बाद में उसका एक पोर्शन उसमें आउट ग्रोथ के रूप में या अतिवृद्धि के रूप में एक कलिका का या बड का निर्माण करता है। और जैसे जैसे बड मैच्योर होती है वैसे ही ये नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में ईस्ट। फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड है, जिसको अपन कह सकते हैं द्विखंडन, या जैसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसमें आपको देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा। अब अमीबा की जो पेरेंटल सेल है वो सेल द्वि मतलब दो, या बाइनरी मतलब दो, नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से दो भागों में इसका केंद्रक विभाजित होगा और फिर धीरे धीरे दो डॉटर सेल या दो पुत्री कोशिकाएं इसमें से बन जाएंगी। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के कारण, जैसे अमीबा है तो अमीबा को हम बोलते हैं कि अमीबा अमर होता है, यानी कि कभी भी आप इसको मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके कारण ये बहुत जल्दी अपनी संतति को बढ़ा सकता है। अब जैसे मान लीजिए अभी अपन ने द्विखंडन पढ़ा है, तो इसी तरीके से एक होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन मतलब कि एक ही कोशिका है या एक ही सेल है, उसका न्यूक्लियस बहुत सारे जो है न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है और उसके बाद में प्रत्येक न्यूक्लियस एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, तो उसे हम बोलते हैं बहुविखंडन। अब ये जो बहुविखंडन है ये अधिकतर प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि कि कोई भी कोशिका प्रतिकूल और अनुकूल में क्या होता है कि अनुकूल में जब उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भोजन और पानी मिलता है तो वो उसके लिए अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा है और खाना नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए कौन सी हो गई, प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से जब अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब अधिकतर क्या होता है, बहुविखंडन, कि ये जैसे मान लीजिए अमीबा को ही हम मान लें, ये अपने चारों तरफ एक मोटी सी कवर बना लेता है, एक कवरिंग इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। और जैसे आपके बुक में क्लेमाइडोमोनास का दिया हुआ है बहुविखंडन, कि उसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकल रहे हैं, तो ये होता है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों तरफ एक मोटा सा आवरण बना लेते हैं। और आवरण बनाने के बाद में ये इनका पूरा जो कांटेक्ट है वो बाहर से अलग हो जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, ये अपनी सेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और जितने भाग में इनका केंद्रक टूटता है उतने ही ये अपने नए संतति या नए ऑप्शन के रूप में बाहर में आते हैं। फिर उसके बाद में देखो एक और दिया हुआ है चल बीजाणु द्वारा, या जैसे अपन मोटाइल स्पोर कह सकते हैं या जू स्पोर कह सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। 11th में आपने पढ़ा था, ये एक एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, एक कोशिकीय शैवाल है, और इसमें भी जो है बीजाणु बनते हैं, बीजाणु या स्पोर, जिसको आप कह सकते हैं, तो अपने जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। पर कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें, क्योंकि ये एसेक्सुअल या अलैंगिक विधि द्वारा तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो उसका न्यूक्लियस है वो बहुत सारे भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक जो उसका पार्ट है वो जू स्पोर बनाता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जू स्पोर जो है नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं।
अब इनको जूस्पोर या चल बीजाणु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आप देखो आगे की तरफ एक फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, 2 फ्लैजिला निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी सहायता से ये चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूवमेंट होता है, इनमें गमन होता है, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। उसी के बाद आप नीचे यहाँ देखो पैरामीशियम दिया हुआ है और उसके बाद में आपको पेनिसिलियम दिया हुआ है। पेनिसिलियम जो है ये भी एक फंगस है और इसमें जो स्पोर्स हैं, इसमें जो बीजाणु हैं वो चल नहीं है, वो अचल हैं, यानी नॉन मोटाइल हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोनिडिया। और ये भी जब है बनते हैं और बनने के बाद ये भी जर्मिनेट या अंकुरित होके नए प्लांट बॉडी को बनाते हैं। अब ये कि पेनिसिलियम में ये मल्टी सेलुलर है या बहुकोशिकीय है, तो इसलिए ये जर्मिनेट होकर बनाते हैं। उसके बाद में एक एग्जाम्पल है हाइड्रा का। अब जैसे आपने यूनिसेलुलर में ईस्ट को देखा था कि उसमें बडिंग प्रोसेस हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बडिंग प्रोसेस हो रही है, कलिका बन रही है। और ये कौन सा है? क्योंकि ये अगर ध्यान हो तो हाइड्रा आपका आता है सीलन ट्रेट में, ठीक है। और उसमें ये छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं और जब ये परिपक्व हो जाती हैं तब ये अपने पेरेंटल बॉडी से या जनक के शरीर से अलग होकर नए एनिमल को डेवलप करती हैं। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल यहाँ पे और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है स्पॉन्ज का, ठीक है। जो पॉरीफेरा होते हैं उसका स्पॉन्ज का है और आपको पता है कि उसका शरीर है, उसमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो ये भी जब क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं और उन्हें हम बोलते हैं जेम्यूल। और ये जेम्यूल भी इसके शरीर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद में नए शरीर को डेवलप करते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आप जो है अलैंगिक जनन जो है निम्न वर्ग में देख सकते हो। अब अपने पास में उच्च वर्ग में आएगा तो वो उच्च वर्ग वाला जो है जिसको अपन कायिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, तो ये मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो तुरंत आप यहाँ पर मुझसे पूछिए, ठीक है।